गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज अपने एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट में अपने इंसेक्ट इकोलॉजी और प्रिंसिपल्स ऑफ आईपीएम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इंसेक्ट इकोलॉजी अपना कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में कुछ एक टॉपिक्स थे जिनके ऊपर अपने जिक्र किया था। जैसे कल अपने पेस्ट के ऊपर बात की थी कि पेस्ट होते क्या है और किस तरह से फैलते हैं, कौन कौन सी उनकी कैटेगरीज रहती है, कितना लॉस वो करते हैं, कोजेज क्या है पेस्ट आउटब्रेक के। तो वो सब टॉपिक अपना हो चुका था, ठीक है। तो इस टॉपिक में आज अपने बात करेंगे पेस्ट सर्विलेंस एंड फोरकास्टिंग। अब पेस्ट सर्विलेंस और फोरकास्टिंग क्या होता है बच्चों, कि पेस्ट की रेगुलर मॉनिटरिंग करना। मतलब अपना कोई भी एरिया है तो वो उस एरिया में जैसे पेस्ट आ रहा है तो उसका रेगुलर मॉनिटर करना कि कैसे वो पेस्ट आ रहा है और कितनी दर से वो फैल रहा है और कितना वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरह के टोटल अपने आंकड़े इकट्ठे करने को ये क्या बोला जाता है, पेस्ट सर्विलेंस बोला जाता है, ठीक है। एक टाइप की मतलब ये ऑफिशियल प्रोसेस रहती है जिसमें मतलब अपने जाके और हमेशा क्या है उसको मॉनिटर करते हैं, डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं उससे मतलब पेस्ट से रिगार्डिंग टोटल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाना, कि पहले से अनुमान लगाना कि इस एरिया में ये वाला पेस्ट आने वाला है, अपने पहले से कंट्रोल में मेजर्स अपना लो, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सर्वे। सर्वे तो आप सब जानते होंगे कि मूल्यांकन करना, समय समय पर पेस्ट आ रहा है उस एरिया का मूल्यांकन करना, ठीक है। सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब मूल्यांकन करने की कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स रहती है जिसके थ्रू अपने सर्वे किया जाता है, ठीक है। तो वो सब अपने सैम्पलिंग में पढ़ेंगे, उसकी कौन कौन सी टेक्निक्स है। प्लस लास्ट में आता है डिसीजन मेकिंग। मतलब अपने सैम्पलिंग वगैरह कर दी तो अपने पास डेटाज आ गई तो उसके बाद में किस तरह से अपने डिसीजन ले सकते हैं उसके रिगार्डिंग, मतलब उसका ईटीएल ईआईएल लेवल क्या है, तो कौन कौन से अपने को कंट्रोल मेजर्स यूज करने चाहिए। तो इन सब के बारे में आज अपने बातचीत करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये अपने सभी टॉपिक्स रहेंगे, इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पेस्ट मॉनिटरिंग। अब पेस्ट मॉनिटरिंग क्या होता है बच्चों, एक टाइप की पेस्ट की निगरानी करना, इसको क्या बोलेंगे, मॉनिटरिंग बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्या आता है, मॉनिटरिंग फाइटोफेगस इंसेक्ट एंड देयर नेचुरल एनिमीज इज ए फंडामेंटल टूल इन आईपीएम फॉर टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। मतलब आईपीएम के अंदर बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों, अपने जितने भी मतलब एक इंसेक्ट्स हैं या फिर पेस्ट हैं जो उस एरिया में नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लस कौन कौन से ऐसे नेचुरल एनिमीज हैं, मतलब प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं कीटों के वो, ठीक है। तो उनका अपने कैसे पता लगाएं और किस तरह से उनके रिगार्डिंग कौन कौन से अपने डिसीजन लेते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर नेचुरल एनिमीज को बनाए रखने के लिए। तो वो सब किस में पढ़ेंगे, अपने पेस्ट मॉनिटरिंग में देखेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग होती क्या है, मॉनिटरिंग एस्टिमेशन ऑफ चेंजेस इन इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जैसे इंसेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक एरिया में, मतलब जैसे कोई भी एरिया है जहाँ पे इंसेक्ट ने डैमेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मॉनिटरिंग मतलब क्या होगा कि इस तरह से एस्टिमेट, मतलब कि उसका अनुमान लगाना या फिर उसको जो इंसेक्ट के मतलब पॉपुलेशन है उनको चेक करना कि किस दर से वो फैल रही है और किस एरिया में कितनी फैली हुई है उनकी पॉपुलेशन, ठीक है। एंड अबेंडेंस इंफॉर्मेशन अबाउट इंसेक्ट लाइफ हिस्ट्री। मतलब कि टोटल इंसेक्ट की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में अनुमान लगाना और उसके रिगार्डिंग डेटा आते हैं वो कलेक्ट करना और किस तरह से इंसेक्ट की पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है और किस तरह से उस एरिया में वो नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। उन सब के बारे में देखना ही क्या कहलाता है बच्चों, अपना पेस्ट मॉनिटरिंग कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपनी चीज आती है पेस्ट सर्विलेंस। अब बच्चों सर्वे और सर्विलेंस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं 4 मार्क्स के अंदर। तो पेस्ट सर्विलेंस क्या होता है, रेफर्स टू द कांस्टेंट वॉच ऑन द पॉपुलेशन डायनामिक्स ऑफ ए पेस्ट। मतलब कांस्टेंट वॉच क्या होगा कि रेगुलरली या फिर कॉन्स्टेंटली अपने मतलब डे बाय डे जो जिस एरिया में पेस्ट का मतलब अटैक हो चुका है उस एरिया में डे बाय डे कॉन्स्टेंटली क्या है कि रेगुलरली अपने वॉच करेंगे उसको, मतलब देखेंगे कौन उस एरिया में निगरानी रखेंगे और उससे रिगार्डिंग जितने भी डेटाज होंगे वो अपने कलेक्ट करेंगे, जिससे कि क्या है
अपने को पता चल जाएगा कि उस एरिया में कितना उसका प्रकोप हो रहा है पेस्ट का, ठीक है। तो उससे फिर रिलेटेड अपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करेंगे, प्लस अदर कंट्रोल मेजर्स अपनाएंगे उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, पेस्ट सर्विलेंस बोला जाता है, ठीक है। इट्स इंसिडेंस एंड डैमेज ऑन ईच क्रॉप, मतलब कौन कौन सी क्रॉप पे कितना वो डैमेज कर रहा है उसका पता लगाना, ठीक है। एट ए फिक्स इंटरवल टू फोरवार्न द फार्मर, एक इंटरवल रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। उस टाइम पीरियड में अपने पता करेंगे, और पता करके क्या है, अपने किसानों की मदद कर सकते हैं। अपने जो किसान होते हैं उनको पहले से वार्निंग दे के रख सकते हैं कि ये पेस्ट आने वाला है या फिर आ गया है इस एरिया में, आप ये कंट्रोल मेजर्स अपना सकते हो, ठीक है। तो अपने टाइमली उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और उससे मतलब किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकते हैं क्रॉप को, तो वो सब चीजें आ जाएंगी इसमें। तो जैसे मतलब एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे टिड्डी दल आया हुआ है, ठीक है। तो पहले से ही किसानों को बता दिया गया है कि आपको ये कंट्रोल मेजर्स अपनाने चाहिए, ये प्रोटेक्शन लेने चाहिए आपको, जिससे कि आप फसलों को बचा सकते हो। मतलब आप देखते हो कि मतलब बोला जाता है ना कि खाइयां खोद दो, या फिर मतलब कोई भी जैसे मतलब शोर किया जाता है खेत में, जैसे आपने देखा होगा कि जिनके यहाँ पे टिड्डी का अटैक हुआ है, वो किसान भाई जितने भी हैं उनके फैमिली मेंबर्स या फिर किसान लोग, तो वो वहां पे आवाज करते हैं, या फिर थाली वगैरह को से ऐसे पीटने की हो रही। ये सब चीजें क्या है कि पहले से सर्विलेंस के थ्रू ही पता चलती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे सर्विलेंस होगा तभी तो अपने को पहले से अनुमान होगा कि ये इंसेक्ट इस एरिया में आने वाला है, और उससे रिगार्डिंग अपनी डिसीजन ले सकते हैं किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करें। तो ये सब चीजें क्या किस में आ जाएगी, पेस्ट सर्विलेंस में आ जाएगी। वैसे सर्विलेंस का जनरल मीनिंग क्या होता है कि कांस्टेंट वॉच होता है, मतलब टाइम टू टाइम निगरानी रखते रहना और टाइमली डेटाज लेना, जो भी इंसेक्ट है उसकी रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। वो क्या होगा, सर्विलेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पेस्ट सर्विलेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब कि कौन कौन से इसके बेसिक कंपोनेंट्स होंगे जिससे कि अपने इंसेक्ट पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो द लेवल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट स्पीसीज, मतलब कि जो भी एक पेस्ट की स्पीसीज है, जैसे मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, जैसे टिड्डी मान लो, तो उसका किस लेवल पे इंसिडेंस है, मतलब कि वो कितनी फैल रही है उस एरिया में, ठीक है। उसका लेवल क्या है फैलने का, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, लॉस कास्ट बाय द इंसिडेंस, जो प्रकोप हो चुका है उधर उसने कितना लॉस कर दिया है, मतलब कितनी हानि हो चुकी है क्रॉप को, उसके बारे में पता करना। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स द कंट्रोल विल प्रोवाइड, मतलब कि इकोनॉमिकली किस तरह से वो नुकसान पहुंचा रही है, और किस तरह से अपने कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने इकोनॉमी को बचा सकते हैं, और कौन कौन से इससे रिलेटेड अपने को कंट्रोल मेजर्स अपनाने चाहिए। तो ये सब चीजें इसमें आ जाएगी पेस्ट सर्विलेंस में, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आएगा पेस्ट फोरकास्टिंग। अब पेस्ट फोरकास्टिंग क्या होता है बच्चों, कि पहले से अनुमान लगाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अपने जैसे सभी के घर में मटके तो देखे ही होंगे आपने, जैसे मटके रहते हैं जिसमें अपने पानी भर के रखते हैं। तो जैसे बड़े बुजुर्गों को आपने कहते हुए सुना होगा, जैसे मटकों में पानी गर्म हो गया, तो वो क्या बोलते हैं कि आज तो बारिश आने वाली है, कि मटकों का पानी ऐसे गर्म हो रहा है। या फिर चींटियां जैसे निकलती है जमीन से, तो बहुत ज्यादा अगर चींटियां निकल रही है तो क्या बोलेंगे कि बारिश का मौसम बना है, बारिश आने वाली है, इस बार बहुत चींटियां निकल रही है। तो इस तरह से कुछ न कुछ ऐसे फैक्ट्स रहते हैं जिनको देख के पहले से अनुमान लगाया जाता है कि ये चीज ऐसे होने वाली है, कि पहले से ही अनुमान करना उस चीज का, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोरकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। कि पहले से कोई चीज का अनुमान लगाना, ठीक है, पूर्वानुमान जिसको बोलेंगे, कि पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। तो इसमें आएगा पूर्वानुमान में, जैसे मतलब कोई भी जैसे इंसेक्ट का किस लेवल पे मतलब हो रहा है, उस जो एरिया है उसमें वो किस लेवल पे फैल रहा है, किस तरह से वो हानि कर रहा है, और अपने एरिया में आने वाला है या नहीं, तो उस इस चीज का अपने पहले से पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, पेस्ट फोरकास्टिंग बोला जाता है, ठीक है।
तो और पेस्ट ये फोरकास्टिंग होते कैसे हैं, मतलब पूर्वानुमान लगाया कैसे जाता है। तो जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं, इन्वायरमेंट में किस तरह से चेंजेस आते हैं, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को देख के क्या है पहले से अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि अगर कंडीशंस इंसेक्ट के फेवर में रहेगी तभी तो वो उस एरिया में आके अटैक करेगा। तो पूर्वानुमान लगा के अपने क्या कर सकते हैं कि अपने जो भी इंसेक्ट पेस्ट है तो उसका अपने कंट्रोल किया जा सकता है, कि पहले से अपने कंट्रोल मेजर्स अपना लो, ताकि क्या होगा कि वो उस एरिया में अगर आ भी जाता है तो अपने पास उसको कंट्रोल करने के लिए पहले से ही ऐसे, मतलब अपने कंट्रोल करने के लिए पहले से ही तैयार रहें कि उसके रिगार्डिंग अपने को किस तरह से कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स अपनाने हैं, या फिर कौन कौन से अपने को डिसीजन लेने हैं जिससे अपने ये कंट्रोल मेजर्स अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे पेस्ट फोरकास्टिंग के अंदर। ठीक है, तो फोरकास्टिंग ऑफ ए पेस्ट इंसिडेंस और आउटब्रेक बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पेस्ट सर्विलेंस। सर्विलेंस तो आपको पता है कि जैसे समय समय पे निगरानी रखना, और समय समय पे जैसे पेस्ट की कोई भी निगरानी अपने करते हैं तो उसको बोलेंगे। ठीक है, सर्विलेंस। और पूर्वानुमान किस पे डिपेंड रहता है, सर्विलेंस पे डिपेंड रहता है। किस तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर अपने सर्विलेंस जैसे करते हैं तो अपने जैसे कोई भी एक, मैं आपको सिंपल जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे मतलब अपना वर्क कर रही हूँ, जैसा मेरा मेरा काम है कि फील्ड में जाके और मेरे को डेटा लेनी है। ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी एक क्रॉप है, जैसे मान लिया अपने पास, मेरे पास जैसे कॉटन की क्रॉप है, तो मेरा इतना काम है कि मेरे को जाके हर डे का डेटा लेना है। ठीक है, मेरे को ये चेक करना है कि आज का टेम्परेचर कितना है, आज की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, आज बारिश हुई है या नहीं है, रेनफॉल कितना है अपना। तो उसके रिगार्डिंग मेरे को टोटल डेटा लेना है कि ये कोई भी जैसे बोलवॉर्म का मान लो कि कॉटन के ऊपर मेरे को बोलवॉर्म का चेक करना है, तो बोलवॉर्म कितनी आई है उस एरिया में, मतलब पत्ती के ऊपर कितनी संख्या में वो नुकसान पहुंचा रही है, और कब आ रही है कब नहीं आ रही, मेरे को सुबह देखने को मिल रही है, शाम को मिल रही है, या किस टाइम मेरे को देखने को मिल रही है, ज्यादा संख्या में किस टाइम है। जब मैं टोटल मतलब कि जब तक क्रॉप खत्म होती है तब तक मैं वो डेटा लेती रहूंगी। ठीक है, तो मैंने समय समय पे उसका चेक किया है। ठीक है, तो मेरे पास हर डे का डेटा रहता है। ठीक है, तो उसका एक अपने एवरेज अनुमान लगा लेंगे। क्या अनुमान लगेगा कि अपना जब ये मौसम रहेगा तो इस मौसम में इस इंसेक्ट की ज्यादा मतलब पॉपुलेशन आ रही है और वो ज्यादा डैमेज कर रहा है, तो उसी को अपने एक मानक रूप में यूज कर सकते हैं, कि उसको मान के अपने क्या है कि पहले से बता सकते हैं कि अगर इस तरह का मौसम चेंज हो रहा है तो ये वाला इंसेक्ट ज्यादा आएगा, अपने को इस समय ये ज्यादा देखने को मिलेगा, इस इंसेक्ट के लिए ये कंडीशंस फेवरेबल है, इस इंसेक्ट के लिए ये कंडीशंस फेवरेबल है, और इसमें ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह से अपने क्या है फोरकास्टिंग की जाती है। और किस पे डिपेंड रहेगी वो, हमेशा सर्विलेंस पे डिपेंड रहेगी। क्यों रहेगी सर्विलेंस पे डिपेंड, क्योंकि अगर अपने जो सर्विलेंस का मतलब ये रहता है कि अपने समय समय पे निगरानी कर रहे हैं, समय समय पे डेटा लेना, उस पेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है अपने पास, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री की टोटल अपने पास इंफॉर्मेशन रहती है, तभी तो अपने उसको सर्विलेंस बोलते हैं। तो फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड रहती है। अगर अपने पहले से अगर सर्विलेंस ढंग से की गई है तो अपने पहले से प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि ये इंसेक्ट आके यहाँ पे डैमेज करेगा। सब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके यूजेस। कौन कौन से यूजेस हैं इसके, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपने फसलों को बचा सकते हैं, इससे नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, प्रिडिक्टिंग पेस्ट आउटब्रेक विच नीड्स कंट्रोल मेजर्स। इससे अपने क्या है कि पहले से अगर प्रिडिक्शन लगा लेंगे, पहले से अगर पूर्वानुमान लगा लेंगे तो अपने फसल के ऊपर जो कीट का जो नुकसान होता है उससे अपने फसल को बचा सकते हैं। ठीक है, शूटेबल स्टेज एट विच कंट्रोल मेजर्स गिव मैक्सिमम प्रोटेक्शन। अगर अपने शूटेबल स्टेज मतलब कि जो फसल की अलग अलग जो अवस्थाएं रहती है उसी अवस्था में अपने अगर कंट्रोल मेजर्स अपना लेंगे, पहले से ही अपने टेक केयर कर लेंगे अगर, तो जो अपनी क्रॉप रहेगी तो वो पेस्ट से लड़ने के लिए तैयार रहेगी, उस पर पेस्ट आएगा ही नहीं। तो ये इसकी यूजेस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें फोरकास्टिंग कितने टाइप की होती है।
फोरकास्टिंग बच्चों 2 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट होता है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में क्या होगा, बेस्ड ऑन 1 और 2 सीजन, मतलब कि 1 या 2 सीजन में ही, जैसे मतलब रबी का सीजन आ गया, खरीफ का सीजन आ गया, ठीक है। तो अपने 1-2 सीजन में ही उसको फोरकास्टिंग करते हैं कि 1-2 सीजन में ही अपने उसका जो इंसेक्ट का डेटा रहता है तो उसको मान के अपने फोरकास्टिंग की जाती है कि मतलब इस एरिया में जैसे इस सीजन में इस इंसेक्ट का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है और नेक्स्ट सीजन में जैसे इस इंसेक्ट का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, तो उसको एक मान के अपनी फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म रहता है कि मतलब कि जो इसकी समय अवधि रहती है वो कम रहती है कि 1 या 2 सीजन पे बेस्ड रहता है और 1-2 सीजन तक अपने मतलब सर्विलेंस करते हैं, फिर उसको मानक मान के अपने जो फोरकास्टिंग की जाती है कि अब ये अपने पास इस सीजन में ये पेस्ट का ज़्यादा अटैक हो रहा था और ये इस सीजन में आएगा, तो अपने उसको कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म होगी। और लॉन्ग टर्म में क्या रहता है स्टूडेंट्स कि लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे समय तक, जैसे 5-10 सालों तक क्या होता है, अपनी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है कि रेगुलर वॉच आउट किया जाता है, फील्ड में जाके देखा जाता है, रेगुलर मतलब उसके डेटा लिए जाएंगे कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, टेम्परेचर कितना घट बढ़ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग कौन सा इंसेक्ट ज़्यादा मतलब आ रहा है और कौन सा इंसेक्ट किस एरिया में ज़्यादा प्रकोप कर रहा है, कौन से इंसेक्ट को कौन सी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए रहती है। तो ये सब किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर किसान के लिए कौन सी यूजफुल बताई जाती है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग बताई जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़े समय के लिए अपने पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपने को इससे जो डेटा आते हैं तो उसका डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। ये सर्विलेंस है तो इसको ज़्यादा बर्डन लेके अगर पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी प्रैक्टिकल अगर आप पढ़ते हो इसमें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको अभी बीएससी के हिसाब से क्या है कि थोड़ा ये मैटर इसमें पूछते हैं। अगर एमएससी में जाओगे तो आप ये सब चीज़ों का आपको प्रैक्टिकल देखने को भी मिल जाएगा। जैसे आपका कोई भी ट्रायल लगाते हो आप, किसी के पास एंटोमोलॉजी होता है, किसी के पास पैथोलॉजी होता है, कोई एग्रोनॉमी का जैसे स्टूडेंट्स रहता है, तो अगर आप वो आपका ट्रायल लगता है तो उधर आप जाके समय समय पर डेटा लेते हो, कैसे सर्वे करते हो फील्ड का, तो वो आप क्या है प्रैक्टिकली भी आप उसको यूज करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेस्ट सर्विलेंस। पेस्ट सर्विलेंस के कौन कौन से उद्देश्य हैं, मतलब जो मूल्यांकन किया जाता है या फिर निगरानी जो की जाती है, जो निगरानी अपने करते हैं तो उसको करने की कौन कौन से अपने उद्देश्य रहते हैं, तो कौन सी ऐसी वजह रहती है जिसको लेकर अपने पेस्ट निगरानी करते हैं फसल की, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है टू नो एग्जिस्टिंग एंड न्यू पेस्ट स्पीसीज, मतलब इससे क्या पता चलता है अपने किसके बारे में जानकारी मिलती है कि उस एरिया में कौन सा पेस्ट है, मतलब कि एट प्रेजेंट कौन सा है उस एरिया में जो डैमेज कर रहा है और कौन से न्यू पेस्ट की एंट्री हुई है उस क्रॉप को, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अपने को क्या है पूरी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है टू असेस पेस्ट पॉपुलेशन एंड डैमेज एट डिफरेंट ग्रोथ स्टेज ऑफ क्रॉप, मतलब इससे अपने को क्या पता चलेगा कि जैसे क्रॉप की अलग अलग स्टेज आती है तो कौन सी स्टेज में कौन से इंसेक्ट के द्वारा ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, तो अपनी जो पेस्ट सर्विलेंस के थ्रू क्या होता है अपने उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे वेदर के जो पैरामीटर होते हैं, मतलब वेदर पैरामीटर मतलब समझ रहे होगे कि जो टेम्परेचर है, लाइट है, एयर है, तो उनका क्या फर्क पड़ रहा है पेस्ट के ऊपर, ठीक है, किस तरह से वो अफेक्ट कर रही है एक पेस्ट की पॉपुलेशन को, तो ये सब चीजें उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है टू स्टडी चेंजिंग पेस्ट स्टेटस, पेस्ट का स्टेटस किस तरह से चेंज हो रहा है, जैसे वो मेजर पेस्ट है या माइनर पेस्ट है। मेजर पेस्ट तो उसी को बोलते हैं, अपने लास्ट क्लास में जैसे डिस्कस किया था कि जो 10% से ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा रहा है अपनी क्रॉप को और जिसकी जो पॉपुलेशन है वो EIL तक पहुंच जाती है तो उसको अपने मेजर पेस्ट बोलते हैं। और माइनर पेस्ट जिसकी पॉपुलेशन है वो उस एरिया में कम रहती है और जो 10% से कम नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो उसको माइनर पेस्ट बोला जाता है।
तो उनका स्टेटस कैसा है ये अपने पता चलता है सर्विलेंस से, ठीक है। नेक्स्ट है टू असेस नेचुरल एनिमीज, मतलब उस एरिया में कौन कौन से ऐसे नेचुरल एनिमीज है, प्राकृतिक शत्रु है जो कि इंसेक्ट को डायरेक्ट अपने आप ही कंट्रोल कर रहे हैं, इसका अपने पता लगा सकते हैं, ठीक है। देयर इन्फ्लुएंस ऑन पेस्ट, मतलब कि वो कौन से पेस्ट पे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से पेस्ट पे वो अफेक्ट नहीं कर रहे, और इनकी प्रेजेंस से अपने को कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सब चीज़ें अपने किससे पता लगाई जा सकती है, पेस्ट सर्विलेंस से पता लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है सर्वे। अब सर्वे क्या होता है, वही चीज आगे की मॉनिटर करना अपने फील्ड को, ठीक है। सर्विलेंस में तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर्वे में तो होगा कि अपने एक बार जाके उसको देख लेते हैं, ठीक है, अपने मतलब कि इसमें ऐसा नहीं कि हर रोज जाके अपने देखते हैं। लेकिन सर्विलेंस में क्या हो रहेगा कि टाइम टू टाइम हर डे अपने उस पेज की निगरानी रखी जाती है, उसको बार बार मॉनिटर किया जाता है। बट सर्वे में ऐसा नहीं होता, सर्वे में एक बार जाके उसकी पेस्ट की स्पीसीज देख ली जाती है और उसकी अलग अलग मेथड्स रहते हैं जिसको लेके और पेस्ट का जो मतलब जो स्पीसीज रहती है किस तरह से वो नुकसान पहुंचाती है, तो उसके बारे में अपने देखते हैं, ठीक है। तो सर्वे क्या होता है, ये भी एक तरह की ऑफिशियल प्रोसेस ही है जिससे अपने को इंसेक्ट का पता चलता है, ठीक है। तो इसमें आएगा कंडक्ट टू स्टडी द अबंडेंस ऑफ ए पेस्ट स्पीसीज, मतलब कि जो कोई भी अपनी पेस्ट की जो स्पीसीज है उसकी वो उसकी प्रचुरता होना है उस एरिया में, मतलब कितनी मात्रा में वो फैल रहा है और कितनी उसकी मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसकी क्या है और कितने परसेंट तक वो हानि पहुंचा रहा है अपनी क्रॉप को या फिर अपने एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर्वे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके टाइप्स ऑफ सर्वे। तो आपके सर्वे जो है वो टू टाइप्स का रहता है, जनरली टू टाइप का सर्वे अपने देखने को मिलता है। फर्स्ट तो है फिक्स प्लॉट सर्वे और नेक्स्ट आता है रोविंग सर्वे। अब रोविंग सर्वे क्या होता है और फिक्स प्लॉट सर्वे क्या होता है, तो इसमें ये दोनों ही क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो सर्वे अपने करेंगे कैसे, मतलब किस तरह से अपने मूल्यांकन कर सकते हैं ग्रुप में जाके। अगर आपको पता ही नहीं, अब मैं आपको भेज दूं कि आप जाके सर्वे करके आ जाओ कि ये पेस्ट अपने एरिया में है या नहीं है, तो आप किस तरह से सर्वे करोगे। तो टेक्निक तो होती है कोई सर्वे करने की, तो वही उसी टेक्निक के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है रोविंग सर्वे। अब रोविंग सर्वे में क्या होता है, assessment of pest population or damage from randomly selected spot representing larger area। तो रोविंग सर्वे में क्या होगा, डायरेक्ट मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, आप इसमें ज्यादा कुछ अंदर मत पूछना। तो आपके पास अगर कॉपी पेन है तो आप नोट भी कर सकते हो, जो भी मैं बोल रही हूँ उस चीज को आप नोट कर लीजिए कि इसमें क्या होगा रोविंग सर्वे में, कि बहुत बड़ा जैसे अपना एरिया रहता है, बहुत बड़ा अपना जैसे फील्ड है, तो उस फील्ड में जाके अपने जो लार्जर एरिया रहता है उसमें डायरेक्ट सर्वे करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जैसे मतलब डायरेक्ट जो इंसिडेंस है इंसेक्ट पेस्ट का वो अपने रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे, तो उसकी प्रोसेस रहती है किस तरह से मतलब जो अपने डायगनली क्या है वो करेंगे फील्ड के अंदर। जैसे मतलब एक 1 मिनट, जैसे मतलब एक एरिया से क्या है एक दिशा से अपने दूसरे दिशा में डायरेक्ट मतलब डायगनली अपने वॉक करेंगे, और उस एरिया में अपने देखेंगे कि कौन कौन सी मतलब इस तरह से एक दिशा से आपने चलना स्टार्ट किया और दूसरी दिशा तक आप पहुंच गए, तो उस एरिया में टोटल आप देखोगे कि कितने पेस्ट प्रेजेंट है और कैसे वो डैमेज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रोविंग सर्वे में, ठीक है। और आप मतलब कि वो करना कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हो, ठीक है। वेस्ट से अब दूसरी दिशा में जाओगे, ठीक है। तो आप सीधा मतलब फील्ड में जाके वेस्ट साइड से चलना स्टार्ट करते हो और इस तरह से मतलब डायरेक्ट आप वॉक करके और आप देख लेते हो कि उस एरिया में कितनी इंसेक्ट की पॉपुलेशन है और किस तरह से वो डैमेज कर रहा है उस एरिया में। तो ये चीजें आ जाएंगी रोविंग सर्वे में, ठीक है। इससे एक फायदा क्या रहता है कि अपने लार्ज एरिया में मतलब बहुत बड़े एरिया में अपने एक साथ सर्वे किया जा सकता है, एक साथ अपने नोटिस किया जा सकता है। और इसमें क्या है जो अपने जो मतलब
नमूने बोल दो या फिर मतलब जो डेटा अपने लेते हैं तो वो क्या है रेंडमली सिलेक्टेड प्लॉट से लेते हैं। मतलब अपने जैसे आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप सीधे सीधे चलते जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने उसमें रोविंग सर्वे में ये जरूरी नहीं होता कि आपने फर्स्ट फील्ड से लिया तो जैसे मतलब दूसरे प्लॉट से भी आपको लेना ही है, नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे वॉक करते हो, आपके सामने जो जो फील्ड आता गया मतलब जो जो आपका प्लॉट आता गया वहां वहां से आपने डेटा कलेक्ट कर लिए। तो ये किसमें रहेगा, रोविंग सर्वे में ये रहेगा, ठीक है। इसमें इसकी एक ही मतलब फायदा रहता है अपने को कि अपने लार्ज एरिया में इसके एक साथ डेटा कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड प्लॉट सर्वे। अब फिक्स्ड प्लॉट सर्वे क्या हो रहता है, इसमें देखो आपको थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है कि इसमें जैसे मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर जैसे एरिया है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मतलब मैं बता दूं आपका, जैसे ये कोई भी आपका एक फील्ड है, एक खेत है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे कि एक 1 स्क्वायर मीटर का एक ऐसे स्क्वायर सा रहता है सैंपल लेने के लिए। वो आप जैसे एमएससी करोगे तो आप देखोगे कि ये 1 1 मीटर का रहता है, जैसे 1 मीटर यहाँ से इतना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। आप क्या करते हो, जैसे आपका ये फील्ड है तो आप जाके स्क्वायर को जैसे यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। एक आप स्पॉट जैसे सिलेक्ट करते हो, एक एक कॉर्नर पे रहेगा, फिर दूसरा सैंपल आप यहाँ से लोगे, फिर तीसरा सैंपल आप यहाँ से लोगे, फिर चौथा सैंपल आप यहाँ से लोगे और पांचवा सैंपल आप कहाँ से, फील्ड में बीच से लोगे। तब आपको पता चल जाएगा कि पूरे फील्ड में किस मात्रा में इंसेक्ट फैल रहा है, उसकी कंडीशन क्या है। और आप एक चीज ध्यान में रखना कि जो अपना एरिया रहता है, सॉरी, जो मतलब कि ये फील्ड का जो एरिया रहेगा, मतलब जैसे आपका कोई भी आपने यहाँ पे स्क्वायर रखा, तो जैसे आपकी ये वो क्या बोलते हो आप, जैसे बंड बना हुआ है, बंड तो जो मेड जो रहती है, आप समझ रहे होगे, जैसे मेड रहती है ये, तो मेड से क्या है आपकी 1 मीटर इधर की दूरी हो, मतलब ये बीच की जो दूरी रहती है आपकी, ये 1 मीटर रहनी चाहिए। आप 1 मीटर इधर से वो स्क्वायर रखोगे, फिर आप उसके डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस ये रहती है कि कोई भी जैसे 1 मीटर स्क्वायर अपना अपने जाके उस फील्ड में लगाते हैं, अलग अलग स्पॉट पे लोग वो लगाएंगे और उसके बाद में अपने पर प्लांट पे जैसे मतलब ये अपने स्क्वायर लगा दिया, तो इसमें अपने सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अपने स्क्वायर के अंदर कितने पौधे आ रहे हैं, कितने पौधे आ गए ये देख लिया। फिर अपने देखते हैं कि एक पौधे पे कितने इंसेक्ट प्रेजेंट है, फिर अपने ये देखते हैं कि एक पत्ती पे कितने इंसेक्ट प्रेजेंट है, फिर अपने ये देखते हैं कि अगर जैसे वीट वगैरह का प्लांट है तो कितने टीलर्स इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये सब डेटा क्या है आप कैलकुलेट करते हो, तो वो क्या आ जाता है आपका फिक्स प्लॉट सर्वे। मतलब एक एक प्लॉट के अंदर कितना डैमेज हो रहा है अपने वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये 5 स्पॉट अपने ले लिए, 5 स्पॉट से अपने अलग अलग डेटाज ले लिए, ठीक है। तो ये डेटा लेने के बाद आप क्या करते हो कि एक एवरेज निकालते हो इन सब का। मतलब आपने देखा भी यहाँ भी इसका इंसिडेंस हो रहा है, मतलब कि जो पेस्ट है वो आपका यहाँ भी नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ भी नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ इसका कितना नंबर है, यहाँ इसका कितना नंबर है। फिर आप क्या करोगे कि इन पांचों का एक एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के बाद क्या होता है कि आपके पास एक डेटा आ जाता है कि इस प्लॉट में ये वाला इंसेक्ट इतना उसका नंबर प्रेजेंट है और इतने परसेंटेज वो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्या है इसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार अपने पढ़ लेते हैं। असेसमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन और डैमेज फ्रॉम ए फिक्स प्लॉट, मतलब इसका जो पर्टिकुलर एक प्लॉट रहता है उसी में अपने असेसमेंट करेंगे, ठीक है, जो कि अपना जो एक फील्ड सिलेक्टेड रहेगा उसमें होगा, ठीक है। द डेटा ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन डैमेज रिकॉर्डेड पीरियोडिक फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग। और ये डेटा जो रहते हैं जो सोइंग से लेके और हार्वेस्ट तक अपने रेगुलर उसको जो डेटाज रहते हैं वो लिए जाते हैं इसके, कि आपने सोइंग की है उस टाइम में कौन से इंसेक्ट उसको डैमेज कर रहे हैं। फिर उसकी जैसे जैसे जो स्टेजेस आती जाती है तो उन हर एक स्टेज में मतलब ग्रेन फिलिंग हो गया, टिलरिंग आ रही है, तो हर एक स्टेज में आप जाके क्या करोगे उसका डेटा लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें होगा कैसे वो अपने प्रोसेस देख लेते हैं। 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 5 स्पॉट इन 1 एकड़ ऑफ द क्रॉप एरिया। ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका एक एरिया था, उसमें आप 1 स्क्वायर मीटर का एक मतलब स्पॉट सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और 5 जगह से आप ये लगाओगे, इसमें से आप क्या है डेटा सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, रेंडमली सिलेक्ट करोगे इनको, ठीक है। फिर आता है टोटल टीलर्स एंड टीलर्स अफेक्टेड बाय स्टेम बोरर इन दीज
10 प्लांट्स काउंटेड। फिर अपने इनमें से क्या है प्लांट सेलेक्ट करेंगे, इसमें से ले लिया प्लांट, फिर उसमें अपने मतलब कि जैसे राइस की अगर बात करें तो स्टेम बोरर अगर उसमें आ रहा है तो कितना उसका नंबर है, किस तरह से वो कितना % नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें एक लीफ पे कितने उसके नंबर हैं और किस तरह से वो फैल रहा है। तो ये सब चीजें अपने रिकॉर्ड करके और अपने आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड प्लॉट सर्वे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके दो टर्म्स आपको देखने को मिलेगी, एक होता है क्वालिटेटिव सर्वे और एक होता है क्वांटिटेटिव सर्वे। अब क्वालिटेटिव सर्वे क्या होता है और क्वांटिटेटिव सर्वे क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। क्वालिटेटिव सर्वे किसके लिए यूजफुल है कि पेस्ट को डिटेक्शन करने के लिए यूजफुल रहता है क्वालिटेटिव सर्वे, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव सर्वे में क्या रहता है कि अपने जो पेस्ट का इन्यूमरेशन मतलब उसकी कितना नंबर है, क्वांटिटेटिव मतलब उसका पेस्ट का कितना नंबर है उस एरिया में, कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा रहा है, कितने पॉपुलेशन उसकी वहां पे प्रेजेंट है, तो अपने ये पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सर्वे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आता है आपका सर्वे के बाद आता है सैम्पलिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक्स रहती है जिससे कि आप पेस्ट की जो पॉपुलेशन रहती है उसको मेजर कर सकते हो या इसका पता लगा सकते हो, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी रहेगी, एब्सोल्यूट सैम्पलिंग होती है कि डायरेक्ट आप प्लॉट को सिलेक्ट करो और उसमें प्लॉट को सिलेक्ट करके और रैंडमली आप प्लांट को सिलेक्ट करोगे, प्लांट के ऊपर आप देखोगे कि मतलब कितना नंबर उसका पेस्ट का प्रेजेंट है और कौन कौन सी जैसे लीफ पे अगर वो कर रहा है तो एक लीफ पे कितना पेस्ट आ रहा है। तो ये सब चीजें किस में आ जाएगी, एब्सोल्यूट सैम्पलिंग में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव सैम्पलिंग। रिलेटिव सैम्पलिंग में क्या होगा, टू मेजर पेस्ट इन टर्म ऑफ सम वैल्यू विच कैन बी कंपेयर्ड, मतलब कि पेस्ट को मेजर करना जो अपने मतलब एक जैसे मतलब अपने मानक मान लिए कि हाँ अपने ये चीजों की रिगार्डिंग मतलब देखना है पेस्ट को, तो और फिर अपने क्या करते हैं उसको कंपेयर कर लेते हैं मतलब टेम्परेचर के साथ, अपने जो मतलब बायोटिक और एबायोटिक जैसे फैक्टर है तो उनके साथ अपने कंपेयर करके और फिर पता लगा सकते हैं कि इस एरिया में ये इंसेक्ट ज्यादा फैल रहा है या फिर कम फैल रहा है, ठीक है। ओवर टाइम एंड स्पेस, मतलब टाइम और स्पेस जैसे पर्टिकुलर रहता है। जैसे रिलेटिव सैम्पलिंग में क्या रहेगा, जैसे अपने लाइट ट्रैप वगैरह लगा दिए, लाइट ट्रैप हो गया, फेरोमोन ट्रैप हो गया, ठीक है। तो उसके ऊपर जब इंसेक्ट चिपकेंगे तो फिर अपने क्या करेंगे उसको उसके नंबर्स को काउंट करके और पता लगाया जा सकता है कि इस एरिया में ये इंसेक्ट इतने नंबर तक फैल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। कौन कौन सी ऐसे मेथड्स रहते हैं सैम्पलिंग के जिससे कि आप पेस्ट को काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका इन सीटू काउंट। इन सीटू काउंट, इन सीटू काउंट में क्या होता है, विजुअल ऑब्जर्वेशन ऑन नंबर ऑफ इंसेक्ट ऑन द प्लांट कैनोपी आइदर एंटायर प्लॉट और रैंडमली सिलेक्टेड प्लॉट। मतलब क्या रहता है बच्चों, इन सीटू काउंट्स में क्या रहेगा कि जैसे मतलब आपने कोई भी ऐसे फील्ड या फिर फील्ड के अंदर एक प्लॉट सिलेक्ट कर लिया, मतलब जैसे आपका बहुत बड़ा फील्ड है उसमें आप एक एक प्लॉट सिलेक्ट कर लोगे, उस प्लॉट में आप क्या करोगे, जैसे पर्टिकुलर आपने प्लॉट में क्या करोगे कि आप रैंडमली क्या है 4-5 पौधे आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। 5 से 7 पौधे वैसे सिलेक्ट करने रहते हैं, तो उस 5 से 7 पौधे पे आप क्या करोगे कि एक एक को विजुअल ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप एक पूरे को देखोगे, मतलब आप अगर बहुत छोटे माइनर इंसेक्ट है तो आप लेंस वगैरह भी यूज कर सकते हो, तो उसमें आप देखोगे कि एक पौधे पे टोटल कितने इंसेक्ट है। फिर आप किस पे आओगे, स्टेम पे इंसेक्ट है कि नहीं है, फिर आप देखोगे कि एक पत्ती पे कितने इंसेक्ट है और कितना उसका नंबर है, मतलब आप उसको काउंट करोगे। तो ये सब की चीजें किस में आ जाती है, इन सीटू काउंट्स में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नॉकडाउन काउंट। नॉकडाउन काउंट में क्या रहेगा, कलेक्टिंग इंसेक्ट्स फ्रॉम एन एरिया बाय रिमूविंग फ्रॉम क्रॉप एंड सडन ट्रैप काउंटिंग और जेरिंग इसमें आ जाता है। तो नॉकडाउन काउंट में क्या रहेगा कि आप मतलब इंसेक्ट को उस एरिया से, जैसे मतलब आप खेत में गए और आपने देखा कि एक प्लांट पे जैसे इंसेक्ट है, तो आप क्या करोगे कि उसको वहां से ले आओगे, मतलब क्रॉप प्लांट पे अगर वो लगा हुआ है तो आप उसको वहां से उठा के ले आओगे, फिर आप देखोगे उसमें जैसे मतलब ट्रैप वगैरह उधर लगा के, और आप जब वो उसके ऊपर चिपक जाते हैं तो फिर आप उसको काउंट करते हो कि कितने नंबर तक ये इंसेक्ट प्रेजेंट है इस एरिया में, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, नॉकडाउन काउंट में आ जाता है। नेक्स्ट आता है नेटिंग। नेटिंग तो मतलब समझ रहे हो कि वो नेट होता है ना जो एक
तो इंसेक्ट को कलेक्ट करने के लिए एक आती है नेट सी आती है, जो अपने आप कॉलेज में आओगे तो आप देख सकते हो उसको, कि इंसेक्ट कलेक्टिंग के लिए क्या है, एक नेट आती है, ठीक है, जिसको अपने फील्ड में ले जाके जो मतलब जैसे बड़े इंसेक्ट जो रहते हैं, जैसे आप देखते हो कि ये मोथ वगैरह और मतलब अलग जैसे होपर्स हो गए, तो ये जैसे उड़ते रहते हैं क्रॉप के ऊपर, आप जाओगे तो आप देखोगे, तो आप इनको क्या है नेट के थ्रू उधर क्या है आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूज ऑफ स्विप नेट फॉर होपर्स और ओडोनेट्स के लिए या फिर ग्रास होपर के लिए, ठीक है। तो ये नेट में क्या आप अगर उसको फील्ड में जैसे जाके और यूज करते हो, तो उस नेट में क्या है इंसेक्ट फंस जाएंगे और फिर आप उसको लाके और फिर आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है नॉर्कोटाइज कलेक्शन। नॉर्कोटाइज कलेक्शन में क्या होगा कि एक ऐसा जैसे जहरीला पदार्थ अपने यूज करते हैं, जिसमें जैसे मतलब जो अपने फील्ड में गए उस इंसेक्ट कलेक्शन के लिए, जैसे अपने फील्ड में गए, तो अपने पास वो क्या है एक बोतल अपने रखते हैं, जिसके अंदर वो अपने डाल लेते हैं वो केमिकल। तो जैसे ही मतलब अपने कोई इंसेक्ट दिखा तो अपने अचानक से उसको पकड़ के और उस बोतल में डाल दिया, तो वो अपने आप मर जाता है, फिर अपने उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका नार्कोटाइज कलेक्शन में। फिर नेक्स्ट आता है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में अब क्या होगा, ट्रैपिंग में क्या रहता है कि अलग अलग टाइप के ट्रैप यूज किए जाते हैं, जैसे लाइट ट्रैप हो गया, तो लाइट ट्रैप में क्या रहता है कि ऊपर एक बल्ब सा लगा रहता है, ठीक है, और नीचे उसमें पानी भर दिया जाता है। तो आप देखते हो कि अपने रात के समय में ये मौत वगैरह ये बहुत उड़ती रहती है, ठीक है। तो जो लाइट के जो अट्रैक्टिंग जो इंसेक्ट होते हैं, तो वो उस एरिया में आएंगे, तो आके वो क्या होते हैं कि नीचे मतलब या फिर कैरोसिन वगैरह भर दिया जाता है, जिससे क्या है कि वो उसमें गिरेंगे तो वो उनकी डेथ हो जाती है, या फिर अपने उसको जो नंबर होता है तो उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइट ट्रैप। और फिर नेक्स्ट आता है जैसे लाइट ट्रैप किसके लिए यूज करते हैं, फोटोट्रॉपिक इंसेक्ट, मतलब कि जो लाइट लविंग इंसेक्ट रहते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फेरोमोन ट्रैप। तो फेरोमोन मतलब कि अलग अलग ऐसे जो फेरोमोन है वो एक टाइप का हार्मोन है जो कि यूज किया जाता है, ये ट्रैप बनाने के लिए यूज किया गया है, जो कि मतलब जो अपने से अपोजिट जो सेक्स रहता है, जैसे मेल है तो वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, और जो फीमेल है तो वो मेल को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो मेटिंग के लिए वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो आएंगे तो वो उस स्थान पे चिपक जाएंगे, मतलब कि जो फेरोमोन ट्रैप है तो उसमें वो फंस जाएंगे, तो अपने फिर उनकी क्या होती है कि डेथ हो जाती है, और अपने या फिर अपने उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फेरोमोन ट्रैप में। फेरोमोन ट्रैप किसके लिए यूज, स्पीसीज ऑफ स्पेसिफिक स्टिकी ट्रैप, जैसे शकिंग इंसेक्ट होता है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेड ट्रैप। बेड ट्रैप मतलब कोई भी ऐसा जहरीला पदार्थ उसमें रख दिया जाता है, जिससे कि मतलब ये फ्लाई वगैरह होती है, ये उसमें एक बार तो वो अट्रैक्ट होके आ जाती है वहां पे, लेकिन आती है तो वो उधर फंस जाती है, ठीक है। तो सोरगम सूट फ्लाई हो गया, तो उसके लिए जैसे फिश मील ट्रैप हो गया, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमरजेंस ट्रैप, और सोइल इंसेक्ट के लिए इमरजेंस ट्रैप लगाए जाते हैं, ठीक है। और फिर क्रॉप के जैसे मतलब अपने सैंपल इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट पार्ट्स रिमूव एंड टेस्ट काउंटेड, जैसे बोलवॉर्म है तो बोलवॉर्म के लिए अपने क्या करेंगे, जैसे प्लांट के अलग जहाँ पे वो अटैक कर रही है, तो बोलवॉर्म मतलब जो सुंडी होती है, तो वो कहाँ पे अटैक करती है, तो वो अपने प्लांट के उस पार्ट को तोड़ लेंगे, तोड़ के अपने ला के उनको इकट्ठा करके और उनको काउंट करके फिर उसके ऊपर अपने काउंट कर सकते हैं कि कितने इंसेक्ट प्रेजेंट है और कैसे वो कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मेथड्स में, मेथड ऑफ सैम्पलिंग ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग। स्टेजेस कौन कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसके ऊपर अपने सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट मतलब कि कब यूज करते हैं, जब ज्यादा जैसे इंजरी हो रही होती है क्रॉप के ऊपर, तब अपने यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एडल्ट वगैरह है तो वो ज्यादा इंजरी करता है, तो उस टाइम में सैम्पलिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है समटाइम एग मासेस काउंटेड, जो उसके एग मासेस रहते हैं भी, कुछ एक ऐसे इंसेक्ट है तो उनके जो एग रहते हैं अपनी क्रॉप के ऊपर, तो एग मासेस को जैसे काउंटेड किया जाता है, तो मतलब कि जो उनकी एग लेइंग की जो स्टेज होती है उसमें अपने सैम्पलिंग करती है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के लिए, मतलब इस समय ये ज़्यादा मतलब एग दे रहा है, तो एग से तो आपको पता है कि एडल्ट निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने अलग अलग जैसे स्टेजेस रहती है जिनको अपने अलग अलग टाइम पे काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैसे होपर, होपर्स के लिए जैसे नीम फॉर एडल्ट हो रहता है तो उनको अपने काउंट करते हैं। तो ये अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग स्टेज रहती है सैम्पलिंग की, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैंपल साइज।
सैंपल साइज क्या रहता है कि अलग अलग इंसेक्ट का, और जैसे एक पर्टिकुलर जैसे क्रॉप है उसका अलग अलग जैसे इंसेक्ट रहता है, ठीक है, तो वो नेचर ऑफ पेस्ट और क्रॉप के हिसाब से डिफर रहते हैं, मतलब एक दूसरे से वो डिफर रहते हैं। अलग क्रॉप है तो उसका अलग से सैंपल लिया जाता है, उसका साइज रहता है वो अलग रहेगा। तो हर एक क्रॉप का और हर एक इंसेक्ट का जो सैंपल होता है वो वेरी करता है, सेम नहीं रखते हैं, ठीक है। प्रॉपर सैंपल साइज गिव एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब कि जो प्रॉपर जो सैंपल का अपना साइज रहता है तो उससे अपने जो एक्यूरेट रिजल्ट अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग, मतलब आपने पहले ये देख लिया कि किस तरह से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, उस एरिया में किस तरह से इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है, किस हद तक वो नुकसान पहुंचा रहा है, कितना परसेंट अपनी जो क्रॉप है वो खराब हो रही है इस इंसेक्ट से, ठीक है। तो फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आती है, मतलब किस तरह से अपने उस क्रॉप को नुकसान होने से बचा सकते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिसीजन मेकिंग बोल दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, पॉपुलेशन और डैमेज एसेट फ्रॉम द क्रॉप, ठीक है, मतलब कि को पता चल जाएगा कि कौन सी क्रॉप किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। तो क्रॉप का जैसे अपने कौन सी क्रॉप पे कौन सा इंसेक्ट किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। फिर उसका अपने ईटीएल और ईआईएल है वो अपने कंपेयर करेंगे। ईआईएल और ईटीएल तो सबको पता ही होगा कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल रहता है और इकोनॉमिक इंजरी लेवल रहता है। तो ईटीएल अगर उसका है, मतलब उसकी इंसेक्ट की जैसे पॉपुलेशन अगर कम है तो अपने क्या करते हैं, बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं। अगर उसकी मतलब ईआईएल स्टेज तक भी मतलब अपने रोकते हैं इंसेक्ट को ईआईएल तक जाने के लिए कि वो इंजरी नहीं करे, तब तक अपने रोकते हैं उसको। अगर वो ईआईएल तक पहुंच गया तो फिर उसके बाद तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, फिर नेक्स्ट आता है आपका व्हेन पेस्ट लेवल क्रॉस ईटीएल, मतलब ईटीएल को वो क्रॉस कर गया, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स हैज टू बी टेकन, ठीक है, टू प्रिवेंट द पेस्ट फॉर रिड्यूसिंग ईआईएल, ईआईएल को रिड्यूस करने के लिए अपने क्या करते हैं, कंट्रोल मेजर्स अपनाई जाती है। फिर आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा होगा कि ईटीएल जैसे कब ईटीएल पे अपने जैसे कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं, क्यों, क्योंकि वो इंसेक्ट को इंजरी करने से अपने जो मतलब इंसेक्ट फैल रहा है उस एरिया में कितने परसेंट तक नुकसान पहुंचा रहा है, तो नुकसान को कम करने के लिए अपने ईटीएल पे सभी कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इसमें डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है अपने जो, मैंने कल भी आपको बताया था कि अपने अलग अलग जैसे लेवल इसके रहते हैं, जैसे इकोनॉमिक इंजरी लेवल हो गया, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था, कल मैंने नॉर्मल आपको बता दिया था कि ये होता क्या है, ठीक है। लेकिन आज अपने इसको डिटेल से देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन वगैरह और किस तरह कौन सा फॉर्मूला रहता है जिससे अपने ईटीएल और ईआईएल को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इकोनॉमिक इंजरी लेवल मतलब क्या रहेगा, डिफाइंड एज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज, मतलब कि पॉपुलेशन इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी होना जो कि उस एरिया में इकोनॉमिक डैमेज कर देता है, मतलब बहुत भारी मात्रा में अपनी इकोनॉमी को डैमेज करेगा, मतलब आर्थिक स्थिति को वो बहुत नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है। उसको एक तरह से और अपने डिफाइन कर सकते हैं, जैसे it is defined as a critical density where the loss caused by the pest equal to the cost of control measure, मतलब कि कल भी मैंने बताया था कि जो लागत होती है अपने जैसे कंट्रोल मेजर्स को जैसे अपनाते हैं तो उसकी जो लागत होती है, तो वो जैसे अपने फसल को जैसे बेच दिया तो अपने को लाभ होता है, उससे वो क्या है, लागत अपनी ज़्यादा हो जाती है कि जो अपने को लाभ मिलने वाला है उससे अगर आपकी लागत ही ज़्यादा होगी तो आपको कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा उसको आपको लगाने का, ठीक है। तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल, ठीक है। तो इसको एक आप फॉर्मूला रहता है जिसके थ्रू भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। ईआईएल मतलब समझ रहे होगे कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल होता है, ठीक है। तो सी अपॉन में वी आई डी के, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है, सी अपॉन में वी आई डी के। इसको वैसे तो रेयरली पूछा गया है, डायरेक्ट आपको ऐसे पूछेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक इंजरी लेवल,
तो अगर इकोनॉमिक इंजरी लेवल आपसे पूछ लिया जाता है और आप अगर उसको फॉर्मूले के थ्रू अगर समझाते हो तो आपके जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आपके आ सकते हैं इसमें, ठीक है। मतलब फॉर्मूला अगर लिखोगे तो जो आंसर करने का जो अपना जो कॉपी चेक करने वाले पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सी अपॉन में वी आई डी के। अब वी आई डी के और सी क्या है इसके बारे में देखते हैं अपने। ई आई एल तो सबको पता है कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल, मतलब इंसेक्ट किस लेवल पे वो इंसेक्ट है और कितना वो प्रोडक्शन को लॉस कर रहा है अपने, वो आ जाएगा ई आई एल में, मतलब इंसेक्ट पर हेक्टेयर टोटल उसका नंबर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी, मतलब कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। उसको मैनेज करने के लिए आपने कंट्रोल मेजर्स जैसे अपनाए हैं, जैसे कोई इंसेक्टिसाइड डाला है, कोई पेस्टिसाइड आपने डाला है, तो उसकी आपकी कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, उस एरिया में, तो वो आ जाएगी सी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेजर्स आ जाएंगे, ठीक है। पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल जो एरिया है उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है आपको कंट्रोल मेजर्स अपनाने में, वो आर एस पर हेक्टेयर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी क्या रहेगा, जैसे अपने फसल का, जैसे अपने फसल को हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद में आपने उसको बाजार में बेच दिया, तो उसकी क्या रहती है कि मार्केट वैल्यू पर यूनिट ऑफ यील्ड और प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या मिली है आपको, वो क्या रहेगी, आर एस पर टन में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आई, मतलब क्रॉप इंजरी पर इंसेक्ट, एक इंसेक्ट के द्वारा एक पौधे को कितनी क्रॉप इंजरी हुई है, किस हद तक नुकसान पहुंचाया गया है, वो आई आ जाएगी। परसेंट डिफोलिएशन पर इंसेक्ट, मतलब कि कितने परसेंट तक डिफोलिएशन हुआ है, या फिर कितने परसेंट तक कौन से इंसेक्ट ने कितने परसेंट तक नुकसान पहुंचाया है, मतलब इंजरी कितनी हुई है, डैमेज कितना हो, इंजरी कितनी हुई है, वो आ जाएगा आई, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी, डैमेज और यील्ड लॉसेस पर यूनिट ऑफ इंजरी, टन लॉसेस पर डिफोलिएशन पर यूनिट के हिसाब से, मतलब कितनी इंजरी हुई है अपने एरिया के अंदर, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, डैमेज, ठीक है। मतलब कि अपने यील्ड आ गई, तो यील्ड का लॉसेस कितना हुआ है, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद उस एरिया में कितना अपना जो क्रॉप है उसको कितना डैमेज हुआ है, वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है के क्या है, प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन इंजरी फ्रॉम द पेस्टिसाइड यूज, मतलब आपने उस एरिया में जैसे पेस्टिसाइड यूज किया तो किस परसेंट तक, मतलब कितनी हद तक वो पेस्टिसाइड यूज करने से आपका उस एरिया में कंट्रोल हुआ है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा के। तो इस तरह से आप क्या है ई आई एल को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे आप देखोगे इसमें फॉर्मूले को मैंने एक एग्जांपल से भी समझाया है। जैसे आपको मान लिया कि ऐसे दे दिया कि कैलकुलेट ई आई एल इन टर्म ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर के हिसाब से, जैसे आपको दे दिया, तो इसमें आपको डेटा सब कुछ दिए रहेंगे। जैसे आपको दिया है कि मैनेजमेंट कॉस्ट पर यूनिट एरिया, की मैनेजमेंट में आपका कितना पैसा लगा है, 3000 लगा है, ठीक है, 3000 पर हेक्टेयर के हिसाब से आपका लगा है। फिर नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू आपको कितनी मिली है, 1000 मिली है, ठीक है। फिर क्रॉप इंजरी कितनी है, 1% इंजरी है, ठीक है। डी क्या है, लॉसेस, मतलब इंजरी पर यूनिट के हिसाब से कितनी, मतलब हार्वेस्ट करने के बाद भी कितने जैसे मतलब इतने टन अपनी क्रॉप थी तो उसमें कितना नुकसान हुआ है, तो वो आ जाएगा डैमेज। तो इसने दे दिया आपको 0.05% तक हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कितने परसेंट तक आपका कंट्रोल हुआ था, जैसे रिडक्शन कितने परसेंट तक हुआ है, जैसे कोई भी इंजरी हो गई तो इंजरी को आपने किस हद तक कंट्रोल किया है, तो वो जैसे आपको दे दिया कि 80% कंट्रोल था, परसेंट दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इसकी 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इन वैल्यू को उठा के फॉर्मूला में पुट कर दोगे। फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपको क्या है, डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा कि ई आई एल कितना था, इकोनॉमिक इंजरी लेवल कितना था, कि 7500 इंसेक्ट पर हेक्टेयर थे जिन्होंने नुकसान किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और एक्शन थ्रेशोल्ड। एक्शन थ्रेशोल्ड क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि इस लेवल पे अपने क्या है, एक्शन लेते हैं, मतलब कि कोई भी जैसे क्रॉप है या फिर कोई मतलब आपका हो गया ये जैसे उसके ऊपर जैसे इंसेक्ट का जैसे बहुत ज्यादा प्रकोप हो रहा है उस एरिया में, ठीक है। तो इस लेवल पे आप क्या करते हो, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेजर्स अपनाते हो, कंट्रोल मेजर्स यूज करते हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे आप, ईटीएल बोलते हो, ठीक है। तो ईटीएल में सभी कंट्रोल मेजर्स आते हैं, आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि अगर आपको वो फील्ड में पता चल गया कि ये वाला इंसेक्ट ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप क्या करोगे, अलग अलग कंट्रोल मेजर्स अपनाओगे। और कब अपनाते हैं, वो ईटीएल पे अपनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा,
ETL is defined as the paste density at which control measures should be applied. मतलब इतनी पेस्ट की डेंसिटी होना जिसमें अपने क्या करते हैं, कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते हैं। और पेस्ट की जो डेंसिटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके नंबर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अपने क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रोल मेजर्स अपनाते हैं। जैसे मतलब हो गया आपका कल्चरल कंट्रोल हो गया, मैकेनिकल कंट्रोल हो गया, तो इन सब कंट्रोल मेजर्स को आप इस पे यूज करते हो। ये हो गया आपका ETL हो गया, ठीक है। ETL represents best density lower than EIL to allow time for initiation of control measure, ठीक है। मतलब कि इसकी जो पेस्ट डेंसिटी होती है वो हमेशा EIL मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंचने से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसमें थ्रेशोल्ड लेवल पे, तो इसमें अपने को क्या होता है कि टाइम मिल जाता है कंट्रोल करने का, अपनी फसल को बचाने का, जिससे अपने को पता चल गया कि अपनी फसल पे ये वाला इंसेक्ट आया हुआ है और ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो अपने पास सफिशिएंट टाइम होगा कि अपने कंट्रोल कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ETL एंड EIL। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि ETL और EIL को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट मतलब अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कॉस्ट, ये रहेंगे आपके प्राइमरी फैक्टर। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ इंजरी पर इंसेक्ट, मतलब कि किस हद तक आपके फसल को नुकसान हुआ था वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्रॉप ससेप्टिबिलिटी टू इंजरी, मतलब अपना प्लांट कैसा है, किस वो ससेप्टिबल है या फिर कौन सी अपने वेराइटी यूज की है। अगर वो टॉलरेंट कर पा रहा है, रेजिस्टेंट है, तो अपना ज्यादा नुकसान ही नहीं होगा उस एरिया में। तो ये सब इसके फैक्टर रहेंगे, इनके बारे में अपने अभी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ द क्रॉप। तो आपको पता है कि अगर अपनी क्रॉप का जो मूल्य होता है अपने को, अगर वो अच्छा मिल गया, तो जैसे मतलब अपने कॉस्ट अगर लगी थी उसको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट को, तो उससे अगर अपने को फायदा हो रहा है तो अपने को जो एक किसान होता है वो प्रॉफिट में ही रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट वैल्यू अच्छी रहेगी तो EIL वो डिक्रीज रहेगा, ठीक है। या फिर जो EIL अगर ज्यादा हो रहा है तो मार्केट वैल्यू कम रहेगी। तो इस तरह से ये क्या रहते हैं, वाइसा वर्सा होते हैं, मतलब कि एक दूसरे को के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। मतलब ये अगर ज्यादा होगा तो वो भी ज्यादा रहेगा, और ये अगर कम रहेगा तो वो भी कम रहेगा, ठीक है। ये चीजें आ जाएगी इसमें। मार्केट वैल्यू आपको भी पता है कि अगर मतलब कि अपने को अच्छा मार्केट वैल्यू मिल गया, मतलब जो क्रॉप है उसको प्रोडक्ट की अगर वैल्यू अच्छी मिल गई, तब तो उस पर अगर कंट्रोल मेजर अपनाए थे, जो पैसा लगा था वो रिकवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट, सॉरी मैनेजमेंट ऑफ इंजरी पर इंसेक्ट, मतलब जो डैमेज हुआ था पर इंसेक्ट के हिसाब से अपने कौन से मैनेजमेंट मेजर्स यूज किए थे उसको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए, अपने क्या कौन कौन से ऐसे मेथड यूज किए थे, तो वो हो जाएंगे। जैसे व्हेन मैनेजमेंट कॉस्ट इंक्रीज, अगर मैनेजमेंट कॉस्ट अगर अपनी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, EIL ऑल्सो इंक्रीज। अगर EIL भी क्या है, इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट कॉस्ट कब ज्यादा लगती है, जब बहुत ज्यादा इंसेक्ट उसकी इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होती है वो अगर बहुत ज्यादा उस एरिया में बढ़ी हुई है, तभी तो अपने ज्यादा उसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करेंगे। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको पता है ज्यादा पैसा लग रहा है आपका, तो EIL भी ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ इंजरी पर इंसेक्ट, किस हद तक उसने नुकसान पहुंचाया है। तो इसमें क्या आता है, इंसेक्ट डैमेज लीव्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैव डिफरेंट EIL, मतलब इसके जो लीफ के या फिर रिप्रोडक्टिव जो पार्ट रहते हैं, मतलब जिसको उसने डैमेज किया है, ठीक है, तो उसके डिफरेंट मतलब EIL रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इफ इंसेक्ट आर वेक्टर ऑफ डिजीज, मतलब कि कोई भी अपना एक इंसेक्ट है तो वो कोई भी डिजीज का वेक्टर है। जैसे व्हाइट फ्लाई आप मान लो कि वो आपको पता है कि लीफ कर्ल करती है, ठीक है। तो अगर वो कोई भी डिजीज की एक वेक्टर है, अपना इंसेक्ट है, वो डिजीज भी फैलाएगा वहां पे, तो क्या होता है, EIL है वो वेरी लो, इवन 1 or 2 इंसेक्ट इफ फाउंड मैनेजमेंट टू बी टेकिंग। तो EIL है वो कम होगा, क्यों, क्योंकि अगर अपने 1 या 2 इंसेक्ट ही अगर उस एरिया में आ गए तो कंट्रोल मेजर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ इंसेक्ट फाउंड ऑन फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स के ऊपर अपने को इंसेक्ट मिल रहा है तो वो क्या, अगर फ्रूट पे मतलब आप देखते होगे, अब आप मार्केट से भी फ्रूट लाते हो तो वो क्या होता है कि डैमेज हुआ हुआ दिखता है आपको, बहुत बार आपको पता चलता रहता है उसमें साफ, और अपने फ्रूट लेते वक्त क्या करते हैं कि नहीं भैया ये फ्रूट हमें नहीं चाहिए। तो उसका क्या है, तो तब वो दुकानदार आपको क्या बोलता है, जो कि फ्रूट बेच रहा है, तो वो क्या कहेगा आपको,
जैसे वो 10 रुपए मांग रहा था कि 10 रुपए किलो है ले जाओ, अपने को वो खराब हुआ हुआ दिख गया तो वो क्या बोलेगा आपको कि चलो 5 रुपए में ही ले लो आप। तो ये चीजें होती है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो EIL वेरी लो, तो इससे जो EIL है वो आपका कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ क्रॉप कैन टॉलरेट द इंजरी, अगर आपकी क्रॉप है वो इंजरी को टॉलरेट कर रही है, मतलब अगर इंसेक्ट का जैसे नुकसान हो रहा है तो वो वापस जैसे रिकवर कर गई उस नुकसान को, एंड गिव गुड यील्ड, आपकी जो यील्ड है वो अच्छी मिल गई है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, EIL कैन फिक्स एट हायर वैल्यू, कि EIL है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हेन क्रॉप इज ओल्डर, मतलब कि जैसे मतलब ये जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रहती है तो इनका पता है कि आपको मतलब एक बार जैसे प्लांट लगाते हैं तब तो वो न्यू न्यू रहते हैं, फिर जैसे बहुत ज्यादा पुराने हो जाते हैं प्लांट, वो तो बहुत बड़ा जैसा प्लांट बन जाता है और बहुत एरिया में फैल जाता है, तो क्या होगा, इट कैन विथस्टैंड हाई पेस्ट पॉपुलेशन। तो वो उससे क्या है कि उसके अंदर मतलब कि बहुत बड़ा अगर प्लांट है तो वो जो पेस्ट की पॉपुलेशन है तो वो ज़्यादा उसमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती है और वो विथस्टैंड कर जाता है, ठीक है। तो EL कैन बी हाई, तो इसका EIL है वो भी हाई रहेगा। नेक्स्ट आता है इसमें टर्सरी फैक्टर, तो अदर जैसे फैक्टर कौन कौन से रहेंगे, तो इसमें आएगा वेदर हो गया, सोइल फैक्टर हो गए, बायोटिक फैक्टर हो गया, ह्यूमन सोशल एनवायरनमेंट हो गया, मतलब कि अपना एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे मतलब हमने देखते होंगे कि जैसे पानी वगैरह भरा पड़ा है, या फिर जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो अपना एरिया है तो उस एरिया में कोई भी जैसे घास फूस ज्यादा पड़े हैं, उधर सफाई वगैरह नहीं की है तो उधर ज्यादा इंसेक्ट आएंगे, उनका प्रकोप ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये किस में आ जाते हैं, टर्सरी फैक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। These tertiary factor cause change in secondary factors thereby affect the ETL and EIL, तो ये डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे सेकेंडरी फैक्टर को, जिससे कि क्या होता है कि अपना जो ETL और EIL है, मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल और जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है, तो वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू क्लास।